क्या आप भी किसी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, या फिर आपका बच्चा कॉलेज में पढ़ाई करता हो, या फिर हो सकता है आपके भाई बहन या फिर कोई मित्र आपके बंधु कॉलेज में पढ़ाई करते हो। फिर भाई साहब आपको सोचने की ज़रूरत तो है। सोचने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप पढ़ाई कॉलेज में करते क्यों है, बल्कि सोचने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हाल ही में यूजीसी ने जो जनवरी 2026 में नियम लाया है, वो नियम भाई समाज के एक बड़े तबके के लिए गहरी चोट साबित हो सकता है, या फिर किसी भी एक सभ्य समाज के लिए चोट साबित हो सकता है। आखिर इस नियम में ऐसा है क्या कि सवर्ण समाज सड़क पर उतर आया है इस नियम के विरोध में? हमें सोचने की जरूरत है। इसके लिए हमें इस नियम को गहराई से जानना होगा। हमें इस नियम को पहले समझना होगा कि इस नियम में एक्चुअल में है क्या। आखिर क्यों इस नियम का इतना ज्यादा विरोध हो रहा है? क्या नियम संविधान के आर्टिकल 14 को किसी निश्चित सीमा तक उल्लंघन करता है या फिर सीमित करता है? क्या यह नियम एक बेगुनाह इंसान को बचाने के लिए किसी दूसरे बेगुनाह इंसान को आरोपी साबित कर सकता है, या फिर उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है? देखिए, इस बात पर सोचने की जरूरत है, और आज की इस वीडियो में हम इसी को देखने वाले हैं। तो हमारी आपसे विनती है कि अगर आप इस चैनल में नए हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमसे जुड़ जाइए, ताकि हम कोई भी वीडियो जब अपलोड करेंगे तो फिर उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए, जनवरी 2026 में यूजीसी अपना एक नया नियम लाती है, और इस नियम में यूजीसी और मोदी सरकार ये दावा करती है कि कॉलेजों में सभी के साथ समान व्यवहार हो सके या फिर जातिगत भेदभाव को कम किया जा सके। लेकिन देखिए, इस नियम को समझने के लिए हमें यूजीसी के पहले के नियम को समझना पड़ेगा। पहले के नियम में ये था कि अगर कोई भी जातिगत भेदभाव का मुद्दा सामने आता है, अगर कोई पीड़ित जातिगत भेदभाव का शिकार होता है और वो शिकायत करता है, तो इस शिकायत पर जांच की जाएगी, और निश्चित रूप से जो आरोपी होगा या फिर जिसने इस जातिगत भेदभाव की घटना को अंजाम दिया है उसको या उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन अगर जो पीड़ित है, अगर उसने झूठी शिकायत की है, तो फिर पुराने नियम के तहत उस पीड़ित को भी सजा होती थी। लेकिन यूजीसी ने अभी के जो वर्तमान नियम लागू किए हैं अपने, उसमें भाई साहब इस गलत शिकायत के मामले में भी शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई भी एक्शन का ठोस पक्ष दिया ही नहीं है। ऐसे में सवाल ये आता है कि जब शिकायतकर्ता को पता है कि अगर उसकी शिकायत पकड़ी भी गई तो भी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, तो क्या इस नियम का दुरुपयोग होने का चांस नहीं है? एक तरफ जब यूजीसी और मोदी सरकार ये दावा करती है कि इस नियम से जातिगत भेदभाव कम होंगे, तो क्या हम सरकार से यह सवाल नहीं पूछ सकते कि इस नियम से कैंपस में सवर्ण छात्रों में डर का माहौल पैदा नहीं होगा? क्या सवर्ण छात्र किसी भी एसटी, एससी या फिर ओबीसी समुदाय के जो छात्र हैं उनसे दोस्ती करने में कतराएगा नहीं? क्या उनके आसपास जाने से कतराएगा नहीं? क्या प्रोफेसर और स्टूडेंट्स क्लास में जो खुलकर बातचीत करते हैं, जो प्रोफेसर क्लास में समझाते हैं, जो भी वो स्पीच देते हैं, जो भी वो लेक्चर देते हैं, वो किसी भी स्टूडेंट को टोकने से पहले, फिर किसी भी स्टूडेंट को बोलने से पहले 1000 बार ये सोचेगा, 10 बार ये सोचेगा कि कहीं उसके जबान से निकला गया वो शब्द कहीं जातिगत भेदभाव का कारण न बन सके, कहीं उसके खिलाफ शिकायत न की जा सके, कहीं उसके खिलाफ कोई एक्शन न ली जा सके, कहीं उसके करियर के साथ कोई खिलवाड़ ना हो? क्या ऐसे किसी भी शिकायत के लिए कॉलेज में एक इंडिपेंडेंट रिव्यू पैनल नहीं होना चाहिए जो शिकायत की प्रारंभिक जांच करेगा? देखिए मोदी जी, आपकी सरकार ये जो नियम बनाने जा रही है, ये नियम मुझे तो नहीं लगता कि हर पक्ष में सही है। देखिए, मैं फिर से कह देना चाहता हूँ कि जातिगत आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि अभी भी समाज के अलग अलग कई जगहों पर देश में जातिगत आधार पर भेदभाव जैसी घटना हमें देखने को मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक को बचाने के लिए दूसरे बेगुनाह के खिलाफ कोई ठोस हथियार किसी के हाथ में दे दो। यूजीसी का नियम केवल सवर्ण समाज के लोगों के लिए ही सोचने का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश के हर उस नागरिक को अच्छा नहीं लगेगा, सही नहीं लगेगा जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर भरोसा करता है। क्या इस नियम से सवर्ण छात्र और जो एससी एसटी छात्र जो आपस में एक दूसरे के साथ दोस्त के जैसे, भाई बंधु के जैसे रहते हैं, क्या उनकी सामान्य बातचीत को भी किसी जातिगत भेदभाव के आधार पर नोट नहीं किया जा सकता है? और हाँ, आप जो ये इक्विटी सेल बनाने की बात कर रहे हो, जो कमेटी बनाने की बात कर रहे हो, जो कॉलेज में हर वक्त स्टूडेंट्स की एक्टिविटी पर नजर रखेगी, वो कॉलेज के कैंटीन में, क्लास में, हर जगह पर नजर रखेगी, तो क्या छात्रों के बीच में जो आपसी बातचीत होती है उसको भी क्या जातिगत भेदभाव के आधार पर नहीं देखा जा सकता? क्या छात्र अपने आपस में जो खुलकर बातचीत करते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर और छात्र आपस में जो खुलकर बातचीत करते हैं, क्या वो जातिगत भेदभाव का कारण नहीं बन सकता है? देखिए मोदी जी, हमारी आपसे, आपकी सरकार से और यूजीसी से
आप सभी से हमारा सवाल है कि क्या आप कॉलेज को एक्चुअल में सही मायनों में भय मुक्त बनाना चाहते हैं? एक्चुअल में सही मायनों में आप कॉलेज के परिसर को, उस विद्या के मंदिर को जातिगत भेदभाव से मुक्त बनाना चाहते हैं, या फिर डर का माहौल उस विद्या के मंदिर में आप पैदा करना चाहते हैं? माफ कीजिएगा मोदी जी, लेकिन आपके इस नियम में, यूजीसी के इस नियम में सुधार की आवश्यकता हमें महसूस होती है। शायद यही कारण है कि समाज का एक बड़ा तबका इस नियम के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है, विरोध पर उतर आया है। जो इक्विटी सेल आप बनाने की बात कर रहे हो, जो कमेटी आप बनाने की बात कर रहे हो, और हाँ, अगर कोई भी जातिगत भेदभाव से संबंधित कोई भी मामला, प्रकरण सामने आता है, कॉलेज में शिकायत आती है, तो फिर कॉलेज की उस कमेटी को 15 से 30 दिन के अंदर में उस शिकायत का निपटारा करना आवश्यक है। और अगर वो इस निश्चित समय सीमा में वो कॉलेज या फिर वो कमेटी उस शिकायत का निपटारा नहीं करती है, तो भाई साहब उसकी फंडिंग भी रोक दी जा सकती है, उसकी कॉलेज की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। तो ऐसे में वो कॉलेज, वो प्रशासन क्या करना चाहेगा? अपनी कुर्सी, अपनी फंडिंग बचाने के लिए या शिकायतकर्ता को खुश करने के लिए वो जिस सवर्ण छात्र के खिलाफ जो जातिगत भेदभाव का मामला, जो मुद्दा सामने आया है, वो तो उसको सस्पेंड करना या फिर उसके ऊपर निश्चित या त्वरित कार्रवाई करना ही वो आवश्यक समझेगा। और त्वरित कार्रवाई तो सीधी तरीके से सस्पेंशन ही हो सकती है। तो क्या इस कानून का दुरुपयोग होने का चांस नहीं है? देखिए, इस कानून पर फिर से एक बार संशोधन करने की जरूरत है, इसको फिर से पढ़ने की जरूरत है और इसमें आवश्यक संशोधन करने की जरूरत है, आवश्यक इसमें कदम उठाने की जरूरत है। हमें लगा कि मामला गंभीर है, इस वजह से हम इसमें अपना पक्ष रखने के लिए ये वीडियो को हम बना रहे हैं। देखिए, हम आपसे फिर कह देना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य जातिगत आरक्षण को रोकना या फिर उसका विरोध करना नहीं, बल्कि समाज में, कॉलेज में, उस विद्या मंदिर में, उस शिक्षा के मंदिर में डर का माहौल पैदा करने से रोकना है। हम चाहते हैं कि उस विद्या के मंदिर में, उस महाविद्यालय में, उस कॉलेज में, उस विश्वविद्यालय में छात्र और प्रोफेसर आपस में एक साथ पढ़ें, एक साथ बढ़ें। छात्र और प्रोफेसर के बीच में कोई भी डिस्कशन के पहले या फिर कोई भी दो छात्र या फिर अन्य छात्रों के बीच में डिस्कशन के पहले उन्हें 10 बार ये सोचना मत पड़े कि कहीं उनके जबान से निकला गया वो शब्द कहीं जातिगत भेदभाव का कारण ना बन सके। कोई भी सवर्ण छात्र एसटी, एससी या फिर ओबीसी छात्र से दोस्ती करने में कतराए नहीं कि भाई कहीं अगर इससे मेरा कुछ झगड़ा हो गया, कहीं तीखी नोकझोंक भी हो गई तो फिर मेरे खिलाफ जाकर शिकायत कर देगा, उससे मेरा करियर मिट्टी में मिल सकता है। देखिए, असल में हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो युवा वर्ग है, युवा शक्ति है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। जो जेन जी की हम बात करते हैं, जिसने नेपाल में और अलग अलग देशों में ऐसा सरकार को हिला के रख दिया, भाई साहब ये 1997 से लेकर 2015 से बीच की जो जन्मी जो पीढ़ी है, जिसको हम जेन जी के नाम से जानते हैं, ये विश्व की कार्यशील आबादी का लगभग 30% है। और हम समझ सकते हैं कि सिर्फ भारत देश की नहीं, हर देश की जीडीपी में इनका एक अहम योगदान है। अगर इनको हम कुशल मानव संसाधन के रूप में अगर हम इनको स्टेबल करेंगे, इसको स्टेब्लिश करेंगे, इसका देश को, हर देश को, पूरे विश्व को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो हमें इन जेनजी को, हमें इस युवा वर्ग को शिक्षित करने की जरूरत है। इनको एक साथ पढ़ाकर, एक साथ लिखाकर, एक साथ इनको शिक्षित बनाकर अपने पैर में खड़ा करने की जरूरत है, न कि इनके बीच में डर का माहौल पैदा करना, जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए डर का माहौल पैदा करना, ये कोई सही कदम नहीं है। क्या सबका साथ सबका विकास जैसे जो नारे थे वो सिर्फ एक चुनावी जुमले थे? या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसा नारा सिर्फ चुनावों तक ही सीमित था? देखिए दोस्त, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इंपॉर्टेंट लगता है तो फिर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे मुद्दों पर या फिर शिक्षा से, एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी नए टॉपिक पर बात करें तो फिर आप अपना जो पक्ष है उसको कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम उस पर आगे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप नए हैं तो फिर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है। एक्चुअल में जो सरकार ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, भाई साहब इस पर एक्चुअल में अमल करना जरूरी है, न कि एक वर्ग को सेफ करने के लिए किसी दूसरे बेगुनाह को फंसने जैसी स्थिति में ला देना। हमें उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार से जुड़ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।